Let's improve English. फूट डालना, शक पालना, हालत पतली कर देना, चिंता खाना, मन में नफरत भरी होना। इसी तरह की बातों को इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं आप इस वीडियो से सीखने वाले हैं। काफ़ी कंफ्यूज कर देती हैं ये बातें अक्सर लोगों को, तो मैं आपको बताऊंगा ऐसे कैसे हम इंग्लिश बना सकते हैं इन बातों की। आप सीखेंगे इस वीडियो से इडियम्स और अपने इम्प्रूव करेंगे वोकैबुलरी। आपकी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव होगी, ओवरऑल आपकी इंग्लिश इम्प्रूव होगी। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं हिंदी के सेंटेंसेस के साथ साथ उनकी इंग्लिश आपको बताऊंगा। क्या तुम राहुल और अंजलि में फूट पड़वाना चाहते हो? किसी में फूट पड़वाना, उनकी लड़ाई करवा देना। डू यू वॉन्ट टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन राहुल एंड अंजलि? उनके बीच में कोई रिफ्ट कर देना चाहते हो? रिफ्ट का मतलब होता है दो रिश्तों के बीच में खटास आ जाना, उनका टूट जाना, बीच में फूट पड़ जाना उनमें। डू यू वॉन्ट टू क्रिएट अ रिफ्ट बिटवीन राहुल एंड अंजलि? जैसे उनमें फूट पड़ी हुई है, हम कहेंगे देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन दैम। देयर इज अ रिफ्ट बिटवीन दैम। उन दोनों में फूट पड़ी हुई है। लेट्स लुक एट मोर सेंटेंसेस। दोनों भाइयों में तुमने फूट पड़वा दी। तुमने फूट पड़वा दी। इंग्लिश में हम कह सकते हैं यू हैव कॉज्ड अ रिफ्ट बिटवीन द ब्रदर्स। यू हैव कॉज्ड अ रिफ्ट बिटवीन द ब्रदर्स। भाइयों में तुमने फूट पड़वा दी। यहाँ पे आप रिफ्ट के साथ कॉज का भी यूज कर सकते हैं और क्रिएट भी कह सकते हैं। यू हैव क्रिएटेड अ रिफ्ट या फिर यू हैव कॉज्ड अ रिफ्ट बिटवीन द ब्रदर्स। मैं उनमें पड़ी फूट को ठीक करना चाहता हूँ। फूट को ठीक करना चाहता हूँ। जब ऐसे हमें कहना हो तो हम कहेंगे आई वॉन्ट टू हील द रिफ्ट बिटवीन दैम। आई वॉन्ट टू हील द रिफ्ट, यानी मैं रिफ्ट को हील करना चाहता हूँ बिटवीन दैम, जो रिफ्ट उनके बीच में है। उनके बीच में पड़ी फूट को मैं ठीक करना चाहता हूँ, उन्हें दोबारा से मिलाना चाहता हूँ। उसके दिल में मेरे लिए नफरत भरी है। जब हमें ऐसे कहना हो कि किसी ने मन में आपके लिए नफरत पाली हुई है, मन में नफरत भरी हुई है, ही हार्बर्स हेट्रेड फॉर मी। ही हार्बर्स हेट्रेड फॉर मी। ही हार्बर्स हेट्रेड फॉर मी। वो मेरे लिए हेट्रेड को हार्बर करता है। किसी चीज़ को, किसी इमोशन या फीलिंग को हार्बर किया जाता है, मतलब कोई नेगेटिव फीलिंग है, किसी के प्रति कुछ नेगेटिव फीलिंग है, नफरत है या किसी भी तरह की फीलिंग जो मन में दबा के रखे रखता है कोई इंसान, उसे कहते हैं कि वो उसे हार्बर करता है। उसने बेकार में मेरे काम के बारे में शक पाले हुए हैं कि मैं क्या करता हूँ। यहाँ पर भी मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी ने मन में किसी तरह के ख्याल पाले हुए हैं। शी हार्बर्स डाउट्स अबाउट माई वर्क। शी हार्बर्स डाउट्स अबाउट माई वर्क। अब आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा कि इस हार्बर वर्ड का यूज़ कैसे किया जा सकता है। मैंने शायद पहले भी इसे एक वीडियो में डिस्कस किया था। हार्बर का मतलब वो जगह भी होती है जहाँ पे शिप्स को रखा जाता है, और हार्बर करने का मतलब ये भी होता है जब हम किसी क्रिमिनल को, किसी भी कल्प्रिट को हम छुपा के रखते हैं, उसको पनाह देते हैं, तो उसे भी हार्बर करना कहते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बताया हार्बर करने का मतलब किसी भी फीलिंग को अपने मन में बनाए रखना जो अनप्लेजेंट फीलिंग होती है। लेट्स लुक एट मोर एग्जाम्पल्स। दिस इज अ वेरी यूजफुल वर्ड। तुमने मेरे लिए इतनी नफरत क्यों पाल रखी है? इतनी नफरत क्यों पाल रखी है? तो ऐसे आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में हम ऐसे कहते हैं, नफरत क्यों पाल रखी है। फिर से वही बात आ गई, मन में क्यों नफरत के भाव हैं। वाई डू यू हार्बर सो मच हेट्रेड फॉर मी? मेरे लिए इतनी हेट्रेड को हार्बर क्यों करते हो? अब आप इस बात में कंफ्यूज मत होना कि पाल रखी है, हो चुका है कुछ, प्रेजेंट परफेक्ट है, इस तरीके से हमें नहीं समझना होता है कि यहाँ पे कौन सा टेंस आएगा। हिंदी में हम कह रहे हैं कि नफरत पाल रखी है। इंग्लिश में जो हार्बर है, इस वर्ड का मीनिंग होता है टू कीप सम नेगेटिव फीलिंग इनसाइड यू। कोई नेगेटिव फीलिंग को अपने अंदर रखे रहना, अपने आप में ही हार्बर का वही मीनिंग बनता है। तो इसलिए यहाँ पर हमें इतना ही कहना है, वाई डू यू हार्बर सो मच हेट्रेड फॉर मी। मेरे लिए मन में कोई बैर मत रखना, कोई मैल मत रखना, ऐसे कहते हैं। Don't harbor any grudge against me. Don't harbor any grudge against me. कल से मुझे ये चिंता खाए जा रही है। तो ऐसे काफ़ी बार हम कहते हैं ये चिंता मुझे खाए जा रही है। कह सकते हैं This tension, this stress has been weighing me down since yesterday. It has been weighing me down. यानी ये मुझ पर बोझ बनी हुई है, ये मुझे चिंताजनक बना रही है, चिंता मुझे खाई जा रही है। दिस टेंशन, दिस स्ट्रेस, दिस एंग्जाइटी हैज़ बीन वेइंग मी डाउन सिंस यस्टरडे। एक और एग्जाम्पल देखिए इसी का आप। उन जिम्मेदारियों ने मेरी हालत पतली कर दी। तो आम बोलचाल की भाषा में हिंदी में ऐसे भी कहते हैं हालत पतली कर दी, यानी बहुत परेशान कर दिया,
मुझ पर बर्डन बनी रही जिम्मेदारियां, उन जिम्मेदारियों ने मेरी हालत पतली कर दी। Those responsibilities weighed me down, they weighed me down, यानी मुझ पर उन्होंने बहुत बर्डन डाल दिया, मेरी हालत पतली कर दी। पैसे गए तो गए कहाँ? इंग्लिश में हम कह सकते हैं Where could the money have gone? Where could the money have gone? Could have past possibility को भी दिखाता है कि पास्ट में क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, पैसे कहाँ चले गए होंगे। कहने का मतलब वही है, पैसे गए तो गए कहाँ। Where could the money have gone? आप इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं Where the hell is the money? Where the hell has the money gone? या फिर Where in the world has the money gone? पैसे कहाँ चले गए आखिर। Where could the money have gone? कहाँ जा सकते हैं, आखिर वो गया तो गया कहाँ। Where in the world could he have gone? Where in the world could he have gone? Could have का यूज हम पास्ट पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए कर रहे हैं कि आखिर वो कहाँ जा सकता था, कहाँ होगा, वो कहाँ चला गया होगा, वो जा ही कहाँ सकता था। Where the hell has he gone? Where in the world has he gone? ऐसे भी आप कह सकते हैं। तुमने तो अपनी आंखों से देखा है, अब आप देख लो, सोच लो। जब हम किसी को कहते हैं अब खुद ही दिमाग लगा लो, समझ लो, अब अपना दिमाग इस्तेमाल कर लो। You have seen it with your own eyes. Put two and two together now. Put two and two together now. अगर आप किसी को कहते हो कि put two and two together, इसका मतलब होता है अब अपने आप ही जो आपने सुना है, जो आपने देखा है, उसके बलबूते पे, उसके हिसाब से खुद ही समझ लो कि आखिर बात है क्या। Put two and two together now, यानी अब अपने आप ही दिमाग लगा लो कि सच्चाई क्या है। अब आप समझदार हो ही, खुद ही सोच लो। अब आप समझदार हो ही, खुद ही सोच लो। You're intelligent, make two and two together. Make two and two together, यानी खुद ही गैस कर लो क्या होगा सच। हम जहां के तहां आ गए। तो जब कभी ऐसा हो कि हमने कोई प्लान बनाया और वो काम नहीं किया और वापस हम उसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं, हम जहां के तहां आ गए। We are back to square one. We are back to square one. तो ये एक बहुत अच्छा आइडियम है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, हम जहां के तहां आ गए, हम शुरुआती प्रॉब्लम में ही आ गए। वी आर बैक टू स्क्वायर वन। अगर ये तरकीब नहीं चली तो हम फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे जहां पहले थे। इफ दिस स्ट्रेटेजी डजंट वर्क, वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। हमने जहां से शुरू किया था वहीं जाके हम पहुंच जाएंगे, जहां के तहां आ जाएंगे हम। इफ दिस स्ट्रेटेजी, इफ दिस प्लान डजंट वर्क, वी विल बी बैक टू स्क्वायर वन। इसी तरह से अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।